जी नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। कल 7 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बाद और जो कुछ असेंबली में हुआ, स्पीकर की रूलिंग को स्ट्राइक डाउन करने के बाद आज ये बड़ा खिताब इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म का अपनी कौम से, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि जी मैं अदालतों की बहुत इज्जत करता हूँ, उसके फैसले को कबूल भी करता हूँ, लेकिन फैसले से हमें मायूसी हुई है। बहुत सारी वही बातें जो पिछले कई दिन से मुस्तकिल वो बात कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर उनको उन्होंने दोहराया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, बज़ाहिर ये लगा कि वो ये मान चुके हैं कि कल के बाद वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। उन्होंने साथ ही ये कहा कि जो पूरा उन्होंने सिनेरियो एक दफ़ा फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे जब मायूसी का इजहार किया तो उनका कहना ये था कि जो वजह बनी थी आर्टिकल 5 की, वो मरासला, जो बैरूनी साजिश, उसको मंगा के कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था, जिससे उन्हें मायूसी हो। एंड उन्होंने इस पर किया बहुत सारी बातें जो हम अगले प्रोग्राम में करेंगे कि मैं परसों से अब अवाम में वापस जा रहा हूँ और मैं इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करता। अपने फॉलोअर्स को, अपनी आवाम को, अपने सपोर्टर्स को उन्होंने कहा है कि परसों यानी संडे को इशा के बाद आप घरों से बाहर निकलें, अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, मैं आपके दरमियान हूँगा। तो इस तमाम तर जो आज उनकी तकरीबन 40-42 मिनट पर मबनी जो उनका कौम से खिताब था, इसको हम किस पैराए में देख सकते हैं? क्या वो हार मान चुके हैं? क्या वो ये तस्लीम कर चुके हैं? क्योंकि उससे पहले ये खबरें आ रही थी कि जी मैं इसको तस्लीम नहीं करूँगा, आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, शेरवानी नहीं पहनने दूंगा, देखें क्या होता है। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि मैं अपनी आवाम में वापस जाऊँगा। हम इस पर तज्ज़िये भी लेंगे, तबसरे भी लेंगे। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसके अलावा हमारे साथ आदिल शाहज़ेब भी मौजूद हैं, फरिया इदरीस साहबा हमारे साथ मौजूद है। इस पर ज़रा बात करेंगे। आदिल शाहज़ेब, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा आदिल शाहज़ेब साहब, जो मैं कम अज़ कम देख के या सुन के समझी हूँ तो वज़ीर आज़म हार मान चुके हैं और अब वो कह रहे हैं कि अब मैं अवाम पे जाऊँगा क्योंकि मैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करूँगा। हाउ यू टेक दिस? देखिए, बज़ाहिर तो मैं बिल्कुल जो उनकी तकरीर है, ऐसे ही लग रहा है कि अदम एतमाद की वोटिंग को कल इसी तरह होने दिया जाएगा। और लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो सरप्राइज की भी बार बार बात हो रही थी कि शायद वो कहें कि जी मैं अब इससे नहीं रहना चाहता और इज्तिमाई इस्तीफों की वो बात करेंगे, लेकिन उस जानिब वो बिल्कुल नहीं गए और उन्होंने एक दफा फिर अवाम को कॉल दे दी है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मतलब उनकी ये तकरीर मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट वो मुझे नहीं सुनाई दिया। और शायद देखें, पिछली दफा भी जब 3 अप्रैल को भी अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी तो हमारे किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो गैर आईनी इकदाम सही, लेकिन उन्होंने सरप्राइज तो दे दिया था। वो सरप्राइज ऑल्दो कि गैर आईनी था। तो मैं अभी भी थोड़ा सा ना, आई डोंट नो कि कल क्या वो बाकी वोटिंग करवाएंगे नहीं करवाएंगे, क्योंकि कुछ इत्तलात ये भी हैं कि शायद इस मरासले को पेश कर दिया जाएगा और उस पर फिर लंबी लंबी तकारीर होंगी और किसी तरह जो है सेशन में हंगामा राई करवा कर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुलम खुला खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि ये वोटिंग ना हो, क्योंकि देखिए एक तो ये है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात आ चुके हैं। जो इमरान खान साहब ने बात की कि जी तारीख किसी को माफ नहीं करती, और उनका इशारा जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तरफ था, उससे उनको मायूसी भी हुई। लेकिन यहाँ पर अहम सवाल ये है जो इमरान खान साहब से पूछा जाना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो यूनानिमस डिसीजन किया वो आइन के मुताबिक करते या इमरान खान साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक करते? क्योंकि देखिए ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर नादिया कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। नहीं, वो ठीक है, हमारा आइन है। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो स्पीकर की रूलिंग थी उसको तो हमने पहले कमेंट्स में, रिमार्क्स में जजेस के देख लिया था कि 5 ने यही कहा था। लेकिन वो ये कह रहे हैं, खान साहब का यहाँ पर कहना यह है कि जो वजह बना आर्टिकल 5 को लेकर आने की या उसके रेफरेंस की, वो वजह तो प्रोब करने की जरूरत होनी चाहिए थी, या कम से कम वो मरासला मंगा के सुप्रीम कोर्ट देख लेती। देखिए नादिया, बात यह है कि जब आपके मुल्क में असेंबली को वाइंड अप कर दिया जाए, तहलील हो जाए, हुकूमत को तहलील कर दिया जाए, खत्म हो जाए वो, और आपका मुल्क जो है वो एक गैर आईनी सरप्राइज की वजह से उसको आईनी बहरान, सियासी बहरान और माशी बहरान में धकेल दिया जाए। देखिए ना, कल आपने और हम सब ने देखा कि डॉलर जो है 191 किया था। तो उस वक्त क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये होगा कि जल्द अज जल्द गैर आईनी इकदामात को
जो है वो किया जाए, खत्म किया जाए, अंडू किया जाए, या इसको प्रोब किया जाए। क्योंकि देखिए ये प्रोब जो है ना, ये बाकायदा एक कमीशन बनाया जाए और इसको ऐसी चीजों को, जब आप ये कहते हैं कि आपके मुल्क में मुदाखलत है, ये बहुत ही बड़ा और सेंसिटिव क्लेम जब आप करते हैं, इसके लिए अपना फोरम मौजूद है और उस फोरम का नाम है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। वहां पर जब ये चीज गई तो वहां पर भी आप देखें कि जो एलामिया आया उसमें ना नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है, ना ये जिक्र है कि जी अमेरिका इस नो कॉन्फिडेंस के पीछे है, ना उसमें ये जिक्र है कि रिजीम चेंज अमेरिका करवाना चाह रहा है। अगर ये ना किसी कॉन्स्पिरेसी का जिक्र है, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली, ना कॉन्स्पिरेसी का जिक्र है। तो और दूसरा फिर जो एक सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल ने रॉयटर्स को बताया, फिर नदीम मलिक साहब जैसे सीनियर और क्रेडिबल जर्नलिस्टों को बताया, कुछ और हमारे बड़े दोस्तों को, जर्नलिस्टों को मैसेजेस आए कि जनाब इसके पीछे जो मिलिट्री ऑफिशियल को कोर्ट है सीनियर कि इसमें ना तो कोई साजिश है, हमने अपनी तहकीकात की है, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अब तो तरीके इंसाफ की जो उनकी वोकैबुलरी है ना कि आपको शर्म आनी चाहिए, तो कम से कम आर्टिकल 5 लगाने से पहले 197 बड़े जो वोट लेकर, लाखों वोट लेकर आए हैं अवामी नुमाइंदों पर, आपको भी थोड़ी सी शर्म आ जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच आदिल शाहज़ेब साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। दीगर पैनलिस्ट की तरफ भी आऊंगी। फहद हुसैन साहब, इससे पहले हम ये देख रहे थे कि कैटेगोरिकली अनाउंस करते थे, बल्कि मुझे याद है जब 3 अप्रैल से पहले उन्होंने कहा था कि कल देखें कि मैं इनके साथ करता क्या हूँ। आज ना तो वजीर आजम की वो टोन थी और ना ऐसे कोई धमकी थी और ना ऐसा कोई बयान था, हथियार डाल दिए। शुक्रिया नादिया। देखिए मेरे ख्याल में वो तो बिल्कुल अब क्लियर हो गया है कि हुकूमत को ये अंदाजा हो गया, वज़ीर आज़म को भी अंदाजा हो गया है कि वोटर नो कॉन्फिडेंस तो वो जीत नहीं सकते, नंबर्स उनके पास नहीं है। और जिस तरह कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वज़ीर आज़म साहब की आज जो तकरीर हुई है उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं और वो इसको न सिर्फ एक्सेप्ट कर चुके हैं बल्कि एक्नॉलेज भी कर रहे थे कि अब तो मैं सड़कों पे आ रहा हूँ। तो ये एक चीज तो अब सेटल हो गई है कि कल वोटर नो कॉन्फिडेंस हो रहा है और पीटीआई की गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो अपने कुर्सी इक़्तिदार से हट रहे हैं और उसके बाद नई गवर्नमेंट आ रही। अब बड़ा सवाल ये है कि जब वो उतर जाएंगे तो उसके बाद उन्हें क्या करना है, और जो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैंने जाना है और मैंने सड़कों में जाना है और मैंने अवाम के पास जाना है और यही बयानिया लेके जाना है जिसका आज उन्होंने जिक्र किया कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है और अमेरिका जो है वो चाहता है कि यहाँ पे कोई ऐसा शख्स ना हो जो उसकी बात को डिफाई करे। तो बस ये अब मेरे ख्याल में अगर कोई मामला था, कोई मिस्ट्री थी तो वो सारी सॉल्व हो गई है। अब मेरे ख्याल में ये अपोजिशन में जा रहे हैं और इस बयानिए को लेकर ये सड़कों में जाएंगे। ठीक है, वो जो मैस रेजिग्नेशन वाली कल हम बात कर रहे थे अपनी ट्रांसमिशन में, उसका कोई आप अता पता देख रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी? देखिए मेरे ख्याल में उसमें बहस तो काफी हुई है, लेकिन जो इनके जो ऐसे जो सियासतदान है जो सियासी सूझबूझ रखते हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने उनको जो सही मशवरा दिया है कि अगर वो रिजाइन करते हैं तो वो जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए बिल्कुल रास्ता खोल देते हैं, फिर वो जो मर्जी चाहे करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये तो अच्छा एक बेहतर ही फैसला है कि पार्लियामेंट में रहें और वहाँ रहकर अपना रोल अदा करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फहद हुसैन साहब। फरिया आपकी तरफ भी आऊंगी, अमीर अब्बास साहब आपकी तरफ भी आऊंगी। फरिया, आप किस तरह से देखती हैं आज वजीर आजम के इस खिताब को, जो कि कहा यह जा रहा है कि बहैसियत वजीर आजम शायद ये उनका आखिरी खिताब है? आप उनको आखिरी खिताब की तरह देख रही हैं बहैसियत वजीर आजम आज के? देखिए आज की किताब में बहुत सारी चीजें नजर आई हैं। तो ये जैसा कि आपने कहा कि नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो अब कल प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। ये भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो भी अपोजिशन का एजेंडा है मगर वो अब कामयाब होगी। और ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, उन्होंने कहा मैं मायूस हूँ उससे मगर मैंने उसको तस्लीम कर लिया है। और हमने देखा कि कुछ आवाजें आई पीटीआई की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से, फवाद चौधरी साहब ने बड़ा उसको अनफॉर्चुनेट डिसीजन का, मगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और मेरा ख्याल से जैसा भी फवाद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिसने भी ये मशवरे दिए हैं बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं। देखें जो आज से जो इतवार वाले दिन हुआ था वो एक स्पॉइलर था, बात तो यही थी, हम यहीं पे खड़े थे संडे को भी जहाँ पे नजर आ रहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक अनफॉर्चुनेट हैपनिंग वो थी। सो अगर उसको हम निकाल दें इक्वेशन में से तो प्राइम मिनिस्टर यही पहले भी कर रहे थे कि लोगों के पास जाके अपना केस रख रहे थे। बहुत सारे बीच में मशवरे उनको ये भी दिए गए थे कि बिल्कुल ऑल आउट जाएं, जारहाना हो जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रेजिग्नेशन देने की भी ऑप्शन
जो थी वो किसी भी तरीके से उनको सूट नहीं करनी थी। मुझे लग रहा है अब वो फॉरवर्ड थिंकिंग पे चले गए हैं। इम्तियाज गुल साहब, जरा मुझे ये बताएगा, ये जो बार बार दोबारा से उन्होंने मरासले की बात की और बड़े कैटेगोरिकल अंदाज में की, बड़ी डिटेल अंदाज में की। उन्होंने कहा जी ये कोर्ट की वजह से मैं उसको पब्लिक नहीं कर सकता लेकिन मेरा दिल बहुत चाहता है। कुछ मंदरजात की उन्होंने बात की अगेन कि जी उसमें कहा गया कि जी आप रशिया क्यों गए, फिर उसमें कहा गया कि जी आप अगर अदम एतमाद आ रही है, कामयाब हो गई तो ठीक है हम माफ़ कर देंगे, नहीं कामयाब हुई तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को फेस करना पड़ेंगे। तो फिर क्या अभी तक अवाम आपको लगता है कि ये बाय कर रही है इस चीज़ को और ये आगे करेगी? देखिए, ये तो अब वक्त पे पता चलेगा जब अगर आज़ादाना इंतखाब हुए कि आया अवाम ने इमरान खान का ये बयानिया कबूल किया है कि नहीं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। बहरहाल उनके पास एक मुरासला है, एक सफीर साहब ने केवल लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने उन ख्यालात का इजहार किया जो उन्हें बताए गए थे डोनाल्ड लू जो अमरीकी नुमाइंदे थे। तो अब इस वक्त तो मेरा ख्याल है उन्होंने इस बात पे समझौता कर लिया है कि 1-2 दिन के बाद वो वज़ीर आज़म नहीं होंगे, अब आवाम के पास जा रहे हैं और इस्तीफे ना देने का फैसला भी बहुत मैं समझता हूँ अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में कोई अपोजिशन जमात असेंबली में कभी नहीं बैठी है इतने ज्यादा वोटों के साथ। तो वो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी फोर्स होगी कि दिन रात जब भी असेंबली का इजलास होगा या अपने एहतजाज के जरिए, अपने पॉलिसी डिबेट्स के जरिए, मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत जितना भी अर्सा रही नहीं हुकूमत, उसको जरूर वो डिफेंसिव पे रखेंगे। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि वो उसको डिफेंसिव पे रखेंगे? लेकिन हमने ये देखा कि कल जब शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि रिवेंज वाला जो वर्ड है वो मेरी वोकैबुलरी में नहीं है, हम अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। इसी किस्म का अंदिया जो है वो आसिफ अली जरदारी ने भी दिया। तो ये जो एक वेलकम जेस्टर है ये खान साहब के लिए वेलकमिंग नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो देखिए, अब तो उनके अब ज़हन में दिल में तो हम नहीं बैठे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में उनकी सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, किस हद तक वो लचक का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि 3.5 साल भी जो उन्होंने पॉलिसी इख्तियार रखी उसमें भी इंतहाई मैं समझता हूँ कि गैर लचकदार रवैया था और उसका नुकसान इवेंचुअली उनको खुद ही हुआ है कि आज बिल्कुल पीटीआई बिल्कुल एक साइड पे है। तो मैं समझता हूँ कि उनको काफ़ी सोच विचार करके इस बात पे अगर पेशकश होती है हाथ मिलाने की और ये कि उसके जरिए अगर इंतखाबी इस्लाहात हो जाती हैं और उसकी मदद से पीटीआई अपना नुक्ता नज़र उसमें शामिल करवा लेती है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। सियासत बहरहाल थोड़ी बहुत लचक का मुजाहरा करना पड़ता है। अगर पार्लिमानी निज़ाम पे पीटीआई और इमरान खान यकीन रखते हैं तो पार्लियामान तो होती है मुख्तलिफ जमातों की वजह से, किसी एक जमात की डिक्टेटरशिप तो नहीं होती वहाँ पे, और मिलजुल कर ही आगे चला जा सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इम्तियाज गुल साहब। अमीर अब्बास साहब, हाउ यू सी दिस स्पीच टुडे? बिकॉज हमने ये देखा कि 27 मार्च को मेरी जो पर्सनल एक ओपिनियन है, एक मकबूलियत की हदों को छू रहे थे इमरान खान साहब, लेकिन उसके बाद जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ, फिर जिस तरह से स्पीकर की रूलिंग हुई और जिस तरह से आइन की पामाली हुई और मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा, वो ये 7 दिन में कितना क्या खोया क्या पाया, ये सवाल अगर कर लूँ। बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, जो 27 मार्च का जलसा था इमरान खान साहब का, मेरा ख्याल है वो एक अच्छा पावरफुल सियासी शो था। वो एक ऐसा जलसा था कि जिसमें आप जरूरी नहीं कि नंबर गिरे और आप हेड काउंट करें कि 10,000 लोग थे, 50,000 थे, कितने लोग थे। एक वक्त ऐसा आता है कि जलसा इतना चार्ज होता है, उसमें एज ग्रुप के ऐसे लोग मौजूद होते हैं, उस जलसे का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा होता है, उसमें लोगों का जोश ऐसा होता है कि आप उसको अच्छे या बुरे जलसे में काउंट करते हैं, उसमें आप सर नहीं गिनते। तो वो एक अच्छा जलसा था और उसको कहते इमरान खान साहब को बड़ा आइडियल मौका था कि वो उसी दिन खड़े होकर रिजाइन कर देते और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना ना करते और एक ऑनरेबल ग्रेसफुल एग्जिट लेते इस सारे क्राइसिस से। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जेब से खत निकाला और उसको लहरा दिया। ये जो आज उनका खिताब था, इस खिताब में और पिछले 2 हफ्ते में इमरान खान साहब ने जो 2 या 3 टीवी इंटरव्यूज दिए, जो उन्होंने 2 दफा कौम से खिताब किया, मुझे बताएं कि उसमें फर्क क्या है। बिल्कुल सेम स्क्रिप्ट था जो प्राइम मिनिस्टर ने पहले पढ़ा और जो आज उन्होंने बात की।
तो एक तो जो ये अननेसेसरीली आप बार बार टीवी पर आकर और एक ही बात को यू आर हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग, ये चीजें बाजू का काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाती है और जरूरी नहीं कि इसका आपको को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट मिल रहा हो। मैं आपको आज आपके प्रोग्राम में ये बात बताऊं और मैं इंतहाई पाकिस्तान के मोतबर और आला जराए से आपको बता रहा हूं कि जिस खत का प्राइम मिनिस्टर दावा कर रहे हैं कि इस खत के अंदर मुझे धमकी दी गई और मेरे खिलाफ साजिश हुई, प्राइम मिनिस्टर didn't know about this letter till 7th और 8th of March। प्राइम मिनिस्टर को बताया गया था कि किसी और तरफ से, जिधर वो इशारों के नामों में इशारा भी कर रहे हैं कि वो मुझे क्यों नहीं बचा रहे, उधर से बताया गया था कि भाई ये इस किस्म की एक चीज हो रही है और आप अपनी लैंग्वेज को और अपनी चीजों को बेहतर करें। कहीं किसी और ने बताया प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर ने जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर को कहा गया कि भाई इन्वेस्टिगेशन जो है जो हमने की है उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं मिलता जो साजिश और धमकी वाला हो आपके खिलाफ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं है, बिल्कुल है, ये देखिए फला फला चीजें बन रही है। तो फिर उनसे कहा गया जो हमारे सुप्रीम हमारी एजेंसी है उनकी तरफ से कहा गया कि भाई अगर आप फिर भी कहते हैं कि आपके खिलाफ कोई साजिश है, कोई धमकी है, तो आप कुछ तो बताएं ना हमें, कोई क्लू दे हमें, कोई लीड दे हमें, कोई एविडेंस शो करें। हम पूरी दुनिया में हम आप जहां जहां कहेंगे हम आपको इन्वेस्टिगेट करके देंगे। हमारी एम्बेसीज है पाकिस्तान की हर मुल्क के अंदर, हमारे हमारा बाकी स्टाफ है, आप जहां जिस मुल्क का आप नाम लेंगे हम आपको इन्वेस्टिगेट करके देंगे, लेकिन वो कोई सब्सटेंशियल कोई कंक्रीट एविडेंस वहां पे सामने नहीं रख सकते। फरिया, ये आप किस तरह से देखती हैं? क्या ये खास होगा इतना ज़्यादा कि उसको 6 महीने 7 महीने तक जिंदा रख सके अवाम में जाके इमरान खान साहब? ये जो बड़ा मुश्किल है इसके बारे में सवाल का जवाब देना। हम अभी डिस्कस करें कि 2 महीने पहले तक सूरत हाल कैसी थी और अब सूरत हाल कैसी हो चुकी है। सो उस हवाले से एक वेरी डिफिकल्ट कॉल। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन की बात कह रहे हैं ना अमीर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने क्या इन्वेस्टिगेट किया है आज तक नादिया। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े वाक़यात इंसानी गुजर गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, लियाकत अली खान साहब शहीद हो गए, उसके अलावा रेमंड डेविस बाहर चला गया, OBL कमीशन भी बना, पता नहीं कितने कमीशन बने, हमें आज तक किसी चीज़ की हतमी बात तो कभी पता नहीं चली है। सो अगर उस हम बैकग्राउंड में देखें तो मुझे नहीं लगता कि अनफॉर्चुनेटली इसका भी हमें कभी कुछ असलियत पता चल सकेगी कि मामला था क्या। या तो ऑन रिकॉर्ड आकर हमें स्टेटमेंट दे दी जाए, हमें सब बता दें कि बात हुई क्या, लेकिन ज़ाहिर नेशनल सीक्रेट एक्ट है, वो तो कभी पता चल नहीं सकती। तो इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ मैं कि मैं समझूं कि इसका ज़रूर कोई नतीजा निकल आएगा, हमें पता चलेगा। और मेरे ख्याल से इस बात का शायद PTI को भी अंदाजा हो, क्योंकि वो उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। अभी भी जो बात की है प्राइम मिनिस्टर ने, वो फ्यूचर फॉरवर्ड थिंकिंग के हवाले से है। मसलन उन्होंने खबरदार किया कि देखिए ये नेक्स्ट इलेक्शन में धांधली करने जा रहे हैं, ये तमाम उन चीज़ों को ओवरटर्न करेंगे जो कि मैंने इस्तेहार की हैं। तो अभी से जो इलेक्शन हुए नहीं उसके ऊपर एक सवालिया निशान डाल दिया गया है। सो आइंदा आने वाले दिनों में ये एक बड़ा मसला होगा। फिर आप ये भी मत भूलिए कि अगरचे बहुत सारी पॉजिटिविटी अभी हमें नजर आ रही है, जॉइंट अपोजिशन से बहुत ज्यादा यूनिटी नजर आ रही है, मगर वो कितने दिन चलेगी? अमीर अब्बास साहब, अब इस लेवल पर जो अब उन्होंने कहा कि अब हम कमीशन बनाएंगे और अब हम उसकी इसको प्रोब करेंगे, तो क्या ये पहले करने की ज़रूरत नहीं थी जब आप नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में जा रहे थे? और अगर आपको ये पता भी चल गया था कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, तो फिर अब ऐलान करना इसमें फिर क्या रह जाता है? देखिए, हमारे यहाँ नादिया जो एंटी अमेरिकनिज्म है वो हमारी सोसाइटी में मौजूद है। हम वैसे तो अमेरिका की हर चीज पसंद करते हैं। अमीर अब्बास साहब एक सेकंड माजरत के साथ, अमीर अब्बास साहब एक सेकंड माजरत के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नादिर गुरमानी, उन्होंने गुफ्तगू की है, एक छोटा सा लिंक है, जरा वो देख लेते हैं। जी, कल कौमी असम्बली का एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसका एजेंडा भी जारी किया गया है, लेकिन इस हवाले से आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ का अहम इजलास भी हुआ है। उसी इजलास से मुतल्लिक हम बात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू चेयरमैन साहब, आपका टाइम। सर, आज स्ट्रेटजी तो आपकी वाज़ेह है, लेकिन हुकूमत ने आज एक अहम इजलास बुलाया, उसमें ये सुनने में आ रहा है कि स्ट्रेटजी उन्होंने ये बनाई है कि कल वोटिंग नहीं होगी,
बल्कि लंबी लंबी स्पीचेस करके ताख़ीर का शिकार बनाया जाएगा वोटिंग के अमल को, तो उसको काउंटर करने के लिए क्या हिकमत अमली होगी? आपको बहुत शुक्रिया। मैंने भी सुना है कि जो वो इस्तीफ़े की धमकी दे रहे थे उससे वो पीछे हट गए हैं, भाग गए हैं, इस्तीफ़ा भी नहीं देना चाह रहे हैं। पहले भी इस अदम एतमाद के सिलसिले से भागने के लिए कप्तान ने आइन शिकनी की। अब अगर आपकी बात सही है तो लग रहा है कि वो कंटेम्प्ट भी करना चाह रहे हैं। और अगर पिछले सेशन में वज़ीर आज़म साहब, सदर पाकिस्तान और डेप्यूटी स्पीकर आइन शिकनी में मुलविस थे, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के ख़िलाफ़ कोई भी कोशिश किया जाता है नेशनल असम्बली में कि वोटिंग ना हो या इस प्रोसेस को इंटरप्ट करने की कोशिश, तो वो आइन शिकनी के साथ साथ अब कंटेम्प्ट उनके ऊपर लागू होगा। और प्रेसिडेंट कंटेम्प्ट तो वाज़ेह है, गिलानी साहब को तो कंटेम्प्ट में जब सज़ा मिला तो 5 साल इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। अगर पीटीआई के नुमाइंदे के शौक़ ये है कि इन्होंने भागने के लिए अब कंटेम्प्ट करना है तो वो शौक़ पूरा करें, मगर उनको फिर याद रखना चाहिए कि आइन शिकनी के साथ साथ उनको कंटेम्प्ट का भी सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन साहब, आपका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि जो पार्लिमान के मामलात हैं वो अदालतों में ना जाएं, और आज जो खान साहब ने कौम से खिताब किया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि मायूसी हुई है फ़ैसले से, लेकिन हम तस्लीम करते हैं। तो खान साहब का जो खिताब है या उनका जो रद्द-ए-अमल है, जो गुज़रा का रद्द-ए-अमल सामने आया है फ़ैसले पर, उस पर क्या कहेंगे? उतना कहूँगा कि इन्होंने अपने आप को इस पोजीशन में डाला है। दुनिया भर में जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, और जो खान साहब अपने आप को पता नहीं किस किस्म का फ़िरौन समझता है, he is answerable to the house that elected him, and when he loses the majority of the house, अगला बंदा का हक होता है कि वो अपना जो majority स्थापित करे। ना खान साहब बॉल टैंपरिंग पे यकीन रखता है, मुकाबला करने से डरता है, और 3 साल हुकूमत में रह के हमारा जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, खारजा पॉलिसी का तबाह कर दिया, मुल्क को पोलराइज इस हद तक किया कि एनेकी की तरफ हमें धकेला जा रहा है, और जाते जाते हाय महारा आइन को आग लगा दिया, फॉरेन ऑफिस और फॉरेन पॉलिसी को आग लगा दिया, मईशत को भी आग लगा रहा है, और इसका नुकसान उसको ख़ुद तो सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम तो उसको इलेक्शंस में भी इसका रद्द-ए-अमल देंगे, लेकिन जो नुकसान मुल्क का हो रहा है इसका तो फिक्र ही नहीं है। आज एक कमीशन बनाया गया है खत के मामले पर, पीपल्स पार्टी उसको कबूल करती है कमीशन को? तो हम तो समझते हैं कि ये जो झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं और ये जो कोशिश है एक मेमो गेट 2 पेश करने का, हम इसका मुकाबला भी करेंगे, इसका साबित भी करेंगे। अगर उनके पास सबूत है तो बिल्कुल एक इम्पार्शियल फोरम के सामने अगर ये लाया जाए तो हम भी उस पर गौर करने के लिए तैयार होते हैं। मगर लग ऐसे रहा है कि वो सच नहीं, इंसाफ नहीं, वो इस प्रोपेगेंडा टूल को इस्तेमाल करके झूठा केबल जो उन्होंने ख़ुद लिखवा के अपने आप को भिजवाया, इसको इस्तेमाल करके उन्होंने पहले आइन शिकनी की और अब वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही हैं, एक बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि वो आवाम को समझा सके कि इनको क्यों निकाला गया। जी नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। और आपने सुना बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गुफ्तगू एक्सक्लूसिवली डॉन न्यूज़ के साथ नातिर गुरबानियों से बात कर रहे थे। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा कल के हवाले से भी बात करेंगे कि कल क्या होने जा रहा है, कि कल फाइनली वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे कल के बाद, या मज़ीद इसको तोल दिया जा सकता है, कोई हिकमत अमली अभी भी हैं उनके बैक ऑफ द माइंड। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आ जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आज वज़ीर आज़म ने कौम से ख़िताब किया तो उन्होंने 2 शख्सियात के नाम लिए कि उनके ज़रिए उनको पता चला कि जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स वो हमारे लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। आतिफ खान साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ खान साहब, क्या मामला है ये? आपका नाम वज़ीर आज़म ने लिया, किसने आपसे मुलाकात की, क्या आपको कहा या आपसे कोई पैगाम भिजवाया? देखिए, इस तरह है कि मैं चूंकि आईटी का मिनिस्टर हूं तो हमने एक डेलीगेशन लेके जाना था और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईटी, वो सारे ऑफिशियल्स थे। तो हम लोग वहां पे गए यूएस एम्बेसी
तो वहाँ पे अजीब सा उन्होंने कहा कि जी ये कर लें वो कर लें। तो फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया और जब मैं वहाँ पे गया तो वो वीजा का उन्होंने पूछा कि जी क्या है। मैंने कहा कि ये सिलसिले हम जा रहे हैं। फिर बैठ के उन्होंने ये डिस्कशन की कि जी ये तहरीक-ए-एतमाद, अगर ये 17 मार्च की बात है, मैं 17 मार्च को मिला था, तो उन्होंने फिर ये कहा कि जी ये तहरीक-ए-एतमाद अगर कामयाब होगी कि नहीं होगी, और अगर होती है तो आपका केपी में क्या होगा, असेंबली डिसॉल्व करेंगे या नया चीफ मिनिस्टर लगाएंगे। तो वो मैंने उन्हें कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, वो जिस तरह करना चाहें। फिर उन्होंने कहा कि जी आप तो चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, तो फिर बने क्यों नहीं। तो मैंने कहा पार्टी के अंदर की बात है, उसमें इंटरनल डिफरेंसेस थे। तो फिर उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे चेंज करेंगे चीफ मिनिस्टर या नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है। फिर उन्होंने कहा कि जी आपके चांसेस हैं दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनने के नहीं, और आपके डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक साहब से ताल्लुकात खराब थे तो वो भी ठीक हुए हैं कि नहीं। इस तरह की डिस्कशंस की उन्होंने। हालांकि उस वक्त लेटर का तो मुझे कोई पता नहीं था, क्योंकि लेटर तो मेरे साथ में शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने 27 मार्च के जलसे में उन्होंने कहा कि इस तरह का लेटर आया। लेकिन आतिफ खान साहब, माजरत के साथ, ये तो सारी क्वेरीज थी, इस पे कॉन्स्पिरेसी का शायबा कैसे हो गया? देखिए जी, ये तो अभी कॉन्स्पिरेसी का ये है कि आप देख लें कि उन्होंने जितनी भी मीटिंग की हैं पिछले महीने या 2 महीने में, वो मोस्टली ऐसे पीटीआई के एमपीएज या एमएनएज हैं जो कि दूसरी पार्टी के साथ अभी मिल गए हैं, और मोस्टली वही लोग हैं। तो मैं तो चले फिर भी मतलब मिनिस्टर हूँ और ऑफिशियल कैपेसिटी में मिल सकता हूँ, लेकिन जो एमपीएज एमएनएज से पीटीआई के स्पेसिफिकली वो लोग जो कि शेकी थे, उन लोगों से वो मिले हैं, और उनसे जो भी उनकी डिस्कशन हुई है उसका तो मुझे नहीं पता, वो तो उन लोगों को पता होगा। लेकिन ये तो एक सिलसिला बनता है ना कि देखें, अगर वो सिर्फ उन लोगों से मिल रहे हैं जो पार्टी चेंज कर रहे हैं या स्विच कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले की कड़ी लगती है। अमीर अब्बास साहब, कोई आपका इस पे जरा लेना चाह रही हूँ कि ये सारी क्वेरीज होती हैं जो अमूमन मुलाकातों में की जाती हैं, इससे ये अक्स करना कि कोई कॉन्स्पिरेसी को लीड कर रहे हैं, आपको समझ आई ये बात? देखिए, असद मजीद जो हमारे सफीर हैं, उनके घर पे ये एक लंच था, और वहां पे डोनाल्ड लू जो अंडर सेक्रेटरी है वो भी तशरीफ लाए, और वहां उन्होंने कैजुअल डिस्कशन के अंदर ये बात की है, 2 लोग या 4 लोग। मैं आतिफ खान साहब की गुफ्तगू वाली बात कर रही हूँ, जो उन्होंने कहा कि जी मुझसे ये सवाल किए, हुकूमत जा रही है नहीं जा रही है, अदम एतमाद कामयाब होगी नहीं होगी। ये तो जनरल क्वेश्चंस है, जिसको भी थोड़ा बहुत कंसर्न होगा उसके जहन में आएंगे। जी, मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये इस किस्म की मुलाकातें रहती हैं, डिप्लोमेट्स भी मिलते हैं, वो अपनी पल्स रिपोर्ट लेते हैं, उन्होंने वो पल्स रिपोर्ट वापस अपने अपने मुल्कों को भेजना होती है। किसी मुल्क के अंदर जब आप सिफारत खाना खोलते हैं तो सिफारत खाना ताले बंद करके और खिड़कियां बंद करके तो नहीं बैठा रहता गुमसुम, वो वहां पे एक्टिव होता है। जरूरी नहीं कि वो नेगेटिवली एक्टिव हो, वो सोशली भी एक्टिव होता है। यहाँ इस्लामाबाद में नादिया मुख्तलिफ मुकामात पे हम मिलते हैं डिप्लोमेट्स के साथ, अमेरिकन एम्बेसडर्स के साथ हम मिलते रहे, यहाँ पे मुख्तलिफ पे डिनर्स पे गैदरिंग्स में मिलते रहे, उनसे सवालों जवाब भी होते हैं, वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि हाँ भी कैसे हालात है मुल्क के, पुरानी चीज कैसी है उस दौर में जब बात ऐसे है, हम से पूछ रहे होते हैं कि भाई क्या हुआ। मैं खुद यहाँ पे जो पहले यहाँ पे हमारे अमरीकी सफीर थे इस्लामाबाद में, जिस वक्त ये सी पैक के ऊपर अमरीका को कंसर्न्स थे, तो एक इशाइये में मैंने उनसे सवाल किया कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है सी पैक के ऊपर। तो उन्होंने ठीक ठाक पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट मेरे सामने रख दी कि भाई यहाँ पे सी पैक पे फला इश्यूज है। क्या फिर मैं ये कह दूं ठीक है, ठीक है, वो खराब, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच अमीर अब्बास साहब। बस थोड़ा कम है इसलिए, लेकिन बहरहाल जाते जाते इमरान खान साहब अगर वाकई वो ये तैयारी पकड़ चुके हैं, जो लग रहा है कि अगली कल की कोई हिम्मत अमली उन्होंने बयान नहीं की, ना उन्होंने कहा कि शेरवानी नहीं पहने दूंगा और आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिंपली कहा कि अब मैं अपनी आवाम में वापस जाऊंगा, वहाँ पर एहतजाज करूंगा। जो इनको सिलेक्टेड कहते थे उनके लिए वो जाते जाते इम्पोर्टेड का नाम दे गए हैं। वो कहते थे सिलेक्टेड गारमेंट, ये कह रहे हैं इम्पोर्टेड गारमेंट। ये बयानिया कितना चलता है, आगे आने वाले दिन में कितना टफ टाइम वो नई हुकूमत को देते हैं, कल के बाद से ये चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। और संडे को जो एहतजाज की कॉल दी है, तो लेट्स सी कि कितनी आवाम उनके एहतजाज में उनके साथ निकलती है और कब तक निकलती है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह। हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।